ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ, एंड में वो 2 लाइन 3 लाइन आप बस ऐसे लिखते हो और कोई आता है और आपका पेपर छीन के चला जाता है और आप बहुत ज़्यादा वरिड रहते हो और 5-10 मिनट तो आप एकदम सदमे में रहते हो, जस्ट स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर मार्क्स कि इस अटेम्प्ट में आप पास होंगे या नहीं। ये पता है आपके साथ क्यों होता है? इस वजह से नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की है या आपकी पढ़ाई में कोई कमी है या आपके एफर्ट्स या मेहनत में कोई कमी है। ये सारी चीज़ें इस वजह से होती है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली मैनेज योर एग्जाम टाइम। वो जो 3 आवर्स होता है ना, वो आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो। यू डोंट मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इसी सिचुएशन में आप फंसने वाले हो कि एंड में आपका पेपर छूट रहा है एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स टू द एग्जामिनर कि आपको या तो ये क्वेश्चन आता नहीं है या आपका पेपर छूट गया है। तो यस, ये आपके एग्जामिनर को बेटा कंप्लीटली समझ में आता है और इस हिसाब से ही आपकी मार्किंग होती है। यस, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो डिसाइड होता है। सी, एग्जामिनर इज़ अ ह्यूमन बीइंग, वो कोई रोबोट नहीं है, वो एक इंसान है। और राइटिंग से एक इंसान की मेंटालिटी को पकड़ना इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स इजी। एंड जिसको उसकी प्रैक्टिस है, जो कंटिन्यूसली इतने सारे पेपर्स चेक करता है, उसके लिए तो इट्स वेरी वेरी सुपर ईजी। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी राइटिंग एकदम बहुत सुंदर और मोतियों के जैसी होनी चाहिए, बट एटलीस्ट इट शुड बी रीडेबल। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप बहुत टाइम लगा के आंसर्स लिख रहे हैं एंड देन एंड में आपको नॉलेज है, आपको कंटेंट आता है, आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, बट पेपर छूट गया। तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो ये तब होगा व्हेन यू विल just manage your time from the first question itself. So I am here to help you all with how to manage your exam time. That is how to identify the questions. बहुत सारे questions हमको एग्जाम में पूछते हैं, like direct questions, case study based, comment based, ड्राफ्टिंग बेस्ड, DDQs, बहुत सारे। तो सारे टाइप्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ कुछ ब्राउनी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके एफर्ट्स को जस्टिस मिलेगा। तो बेटा अदर कोर्सेज होते हैं ना, लाइक MBA, UPSC, ये सारे जो कोर्सेज, इनमें दे हैव अ प्रॉपर रिटन एग्जाम, देन दे ऑल्सो हैव अ इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम में एक स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट हो जाता है कि वो कितना ज़्यादा पढ़ाई करके आया है, और इंटरव्यूज़ में उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें जज होती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं। बट इन आर CS एग्जाम्स ऐसा कुछ इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं होता है। जो कुछ भी टेस्टिंग हो आपका ICSI करती है, जो कुछ भी होता है वो ओनली बाय मीन्स ऑफ द पेपर जो आपने वो 3 आवर्स में लिखा है ना, उसी के थ्रू होता है। लाइक आपके राइटिंग से ही एग्जामिनर को समझ में आता है कि आप कितना कंटेंट पढ़ के आए हो, आपका क्या माइंडसेट है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं, आपका दिमाग खुला है या नहीं उस वक्त, एंड व्हाट इज, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए तो हाउ यू हैंडल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट हो जाती हैं ओनली बाय मीन्स ऑफ योर पेपर जो आप लिखते हो, राइट। हमारे CS एग्जाम्स में यही होता है कि पेपर के थ्रू ही, आपकी राइटिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें वो लोग टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सेपरेट इंटरव्यूज आर कंडक्टेड लाइक इन अदर कोर्सेज। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपने प्रूफ करनी है। तो आपको बाय वे ऑफ योर पेपर, बाय वे ऑफ योर हैंड राइटिंग ही एग्जामिनर को कम्युनिकेट करना है कि आपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से हैंडल किया, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया, उनको अच्छे से आंसर किया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड था व्हेन यू वर राइटिंग द पेपर, एंड नॉलेज के तो आप भंडार हो ही एज ए कंपनी सेक्रेटरी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल द सीक्रेट कीज और द सीक्रेट मंत्रास जिससे आपके पेपर में 4 चांद लगने वाले हैं। सो जस्ट
let's start. For that I have to split the screen, so just give me a minute. Yes, this one. Yes, so this is our गाजर का हलवा strategy. Recently we uploaded a video on company law ब्रह्मास्त्र, जिसमें अश्विनी ने आपके साथ डिस्कस किया है कि how to deal with the subject that is company law, which is the core subject as we are CS students. उसकी बहुत सारी strategies, the important chapters अश्विनी ने आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आप जाकर देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. उसमें शी हैज़ डिस्कस्ड वन पॉइंट विच इज़ गाजर का हलवा स्ट्रैटेजी. तो ये चीज़ हमने उस वीडियो में इतना डिटेल में कवर नहीं किया था, बिकॉज हम उसमें इतना डिटेल में कवर करने जाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती. एंड दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, जिन पर स्टूडेंट्स का कभी ध्यान ही नहीं जाता है. एंड इससे उनके फालतू में 15-20 मार्क्स जो हैं वो आराम से कट हो जाते हैं. ठीक है. एंड सिंस इट इज़ ICSI का एग्ज़ाम, तो 1 मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ये आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता. सो अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हो तो जो फर्स्ट गाजर का हलवा रखा है, इट इज़ नॉट गार्निश नथिंग. तो वो इतना ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लग रहा होगा आपको जितना कि सेकेंड लग रहा है. तो ऑब्वियसली गाजर का हलवा तो आपका तैयार है, मीन्स नॉलेज आपके पास है, एफर्ट्स आपने डाल दिए, कंटेंट खड़ा कर दिया है. अब उसको कैसे गार्निश करना, दैट इज़ द पेपर को कैसे आपने प्रेजेंट करना है, व्हाट आर द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर्स अकॉर्डिंगली. तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. Now, the step number 1 is identify the type of the question and strategize your 15 minutes, जो आपको पेपर रीडिंग टाइम मिलता है, जो पहले नहीं मिलता था बट अभी ICSI ने स्टार्ट किया है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप. सो हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर 15 मिनट्स, इसके ऊपर भी हमने एक डिफरेंटली डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो. ना आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन, बाप रे ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको स्टूडेंट्स है ना हमेशा मिस कर देते हैं. एंड कितने भी अटेम्प्ट्स दे दो, कभी भी वो अपनी ये जो चीज़ है इसको पकड़ ही नहीं पाते, टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पकड़ पाते. कंटेंट है, नॉलेज है, दिमाग में सब कुछ है, बट हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू अप्लाई और नॉलेज वो नहीं समझ में आता है. सो आपके एग्ज़ाम में है ना टोटल इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ आई हैव कैटेगराइज द टाइप्स into, as you all can see on the screen, into the comment based. या तो आपका comment based questions आएंगे या आपके direct questions आएंगे. नंबर 2 आपके केस लॉ बेस्ड आ सकते हैं. नंबर 3 DDQs, दैट इज डिस्गाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस, देखते हैं क्या टाइप है ये भी. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पूछ सकता है या आपको ड्राफ्ट करने पूछ सकता है. सो लेट्स सी वन बाय वन. नंबर 1 आपको पूछेंगे या तो कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब सीधा सवाल का सीधा जवाब, बट लिखने का एक फॉर्मेट होता है. अब यहाँ पे मैंने टाइप्स भी आपको बता के दिए हैं कि सबसे फर्स्ट इज कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपको पूछेंगे एग्जामिन द वैलिडिटी या एग्जामिन द करेक्टनेस या फिर एडवाइस एज अ कंपनी सेक्रेटरी. नाउ मैम नहीं समझा, एक एग्जाम्पल दे दो. तो येस बिल्कुल आपको एग्जाम्पल दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, राइट. तो कंपनी लॉ का हमने एक स्टेटमेंट ले लिया, मेंबर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, कमेंट. अब आपके अंदर ये जो लाइन है ये देखते ही क्या आया, नो 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 मेंबर्स आर नॉट द एजेंट्स, राइट. तो आपको सीधा यही चीज़ लिख के नहीं आना है, बिकॉज आपको फर्स्ट क्या बोला है बेटा, कमेंट करने. फर्स्ट हम कमेंट बेस्ड की बात कर रहे हैं, कमेंट करने बोला है. मेंबर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी. अब आपने पढ़ के आए हो, आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करके आए हो, तो आपको पता है मेंबर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, एंड आपको उसके प्रोविजंस पॉइंटर्स सारे आते हैं. ठीक है, और आपको कमेंट करने बोला है. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर आंसर 1 2 3 4, जो भी आपके पॉइंटर्स है वो आपको लिखना है. देन एंड में यू हैव टू राइट दस इट कैन बी सेड दैट मेंबर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, राइट. तो आपने कमेंट करना है. कमेंट करना है मीन्स येस या नो आंसर नहीं लिखना है. आपको ऐसा नहीं लिखना है नो मेंबर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी और आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आपको पूछा है वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. आपको पूछा है डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट. नो, आपको सिर्फ कमेंट करने बोला है. तो जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया है अगर वो सही है तो उसको वैसे का वैसा लिख दो इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास, और अगर वो क्वेश्चन गलत है तो उसको सही करके उसको उस सेंटेंस को सही करके आप एंड में लिख दो इन द डबल इन्वर्टेड कॉमर्स. आई होप इस एग्जाम्पल से चीज़ें आपको क्लियर होगी.
नाउ सेकेंड टाइप इज एग्जामिन द वैलिडिटी। सपोज यही क्वेश्चन आपको दिया होता है एग्जाम में, मेंबर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, कमेंट की जगह उन्होंने लिखा होता एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपने वैसे जो आपके प्रोविजंस है पहले पॉइंटर्स लिखना है, एंड में आप लिख लेना दस द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन इन डबल इन्वर्टेड कॉमास मेंबर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी इज इनवैलिड और इज इनकरेक्ट। एग्जामिन द वैलिडिटी पूछा है तो वैलिड इनवैलिड, करेक्टनेस पूछा है तो करेक्ट या इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट दिया है वही स्टेटमेंट आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। और अगर कमेंट पूछा है तो अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो वही लिखो, और अगर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करके लिखो। सो दिस इज द डिफरेंस। माइन्यूट थिंग्स हैं जिसमें आप अपने मार्क्स फालतू में गवा देते हो और कोई आपको ऐसे बताता नहीं है। तो ट्रस्ट में अगर आप पढ़ाई करोगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन दिस अटेम्प्ट, डेफिनेटली यस। देन फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है एडवाइज एज अ कंपनी सेक्रेटरी। बच्चे लोग क्या लिखते हैं, आई एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज, आई एज अ, नो ऐसे नहीं लिखना है। आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूट है ना चेक कर रहा है कि व्हेन यू विल बी क्वालिफाइड एज अ कंपनी सेक्रेटरी ना, व्हेन यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, विल यू बी एबल टू गिव करेक्ट एडवाइजेस टू योर क्लाइंट। क्या आप सही एडवाइजेस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, या आप अपने क्लाइंट को घुमाओगे। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ये चेक कर रहा है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर ना बेटा, यू आर नॉट अ कंपनी सेक्रेटरी, यू आर अ CS एस्पिरेंट, राइट। आप CS के एस्पिरेंट हो, स्टूडेंट हो, आप कंपनी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो। तो ये सब नहीं लिखना है। सो मैम क्या लिखे, पहले जो आपके प्रोविजंस हैं वो लिख लो, देन एंड में लिख लो दस द अबाउ मेंशन प्रोविजंस कैन बी एडवाइज टू द मैनेजमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी, राइट। बस इतना ही आपको स्टेटमेंट लिखना है। आई वी ये सब आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका कमेंट या डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने मिलते हैं दैट आर केस लॉज। नाउ केस लॉज में आई नो हर कोई यही रिकमेंड करता है प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन, डेफिनेटली येस, बट व्हाट आर द ब्राउनी पॉइंट्स विच कैन मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो फ्लो ऑफ आंसर मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे लिख कर दे दिया है। दैट इज फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। लाइक अगर सपोज आपको CSR पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो इंट्रोडक्शन में व्हाट यू कैन राइट दैट CSR इज ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। Companies Act mandates the specified companies to incur a certain percentage of expenditure towards CSR activities. That's it. तो मतलब 2 लाइन में आपको खाली इंट्रोडक्शन लिखना है जिस भी टॉपिक पे आपको पूछा है, सिर्फ 2 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सेकेंड वन इज सेक्शन नंबर। अब CSR का ही ले ले तो सेक्शन इज 135, तो सेक्शन नंबर आपको लिखना है ओनली इफ यू आर श्योर। गलत सेक्शन नंबर लिख के बिल्कुल भी मत आना। नेक्स्ट प्रोविजंस। प्रोविजंस में आपका ये टेस्ट होता है कि आप घर से है ना कितनी पढ़ाई करके आए हो, ठीक है। तो आपने प्रोविजंस लिखने हैं कि आप कितना पढ़ के आए हो, उस टॉपिक के रिलेटेड वो चीज़ें आपने लिखनी है। देन अगर आपको उस रिलेटेड कोई भी केस रेफरेंस है तो वो भी आप लिख सकते हो। दैट इज डज द सिमिलर फैक्ट्स वर इंटर आलिया ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ सो एंड सो। सो इन दिस वे यू कैन राइट द केस रेफरेंस। केस में क्या हुआ था पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ अगर आपके फैक्ट्स से वो मिलता जुलता है तो सिमिलर फैक्ट्स करके आप रेफरेंस लिख सकते हैं। देन फैक्ट्स। अभी फैक्ट्स में बच्चे लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन जो 4-5 लाइन का दिया है ना वो छाप के आ जाता है। नो, नाउ फैक्ट्स में व्हाट दे आर टेस्टिंग योर एनालिटिकल स्किल्स, कि आप कितना सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहे हो और जो परफेक्ट एक पॉइंट है ना वो आप पकड़ पा रहे हो या नहीं। लाइक कई बार क्वेश्चन 10-12 लाइन का होता है, आपको 10-12 लाइन की केस स्टडी दी होती है कि रानी इज़ अ वेल्दी वुमेन, शी इज़ अ डॉटर ऑफ सो एंड सो, शी हैज़ 5 or 6 प्लॉट्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, वो आपको घुमा रहे होते हैं और आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो चीज़ पूछी गई है वो आपको समझ में भी आया है क्या, कि आपको पूछा क्या गया है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स है जो वो टेस्ट होते हैं। एंड एग्जामिनर आपका पेपर कैसे चेक करता है, उसमें वो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो में डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी जल्दी से जाकर आप वो भी देख सकते हैं, बिकॉज अभी एग्ज़ाम आने वाली ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको फैक्ट्स खाली 2-3 लाइन में समराइज करके लिखना है, भले कितने भी बड़े फैक्ट्स क्वेश्चन में दिए हो, आपको सिर्फ उसको 2-3 लाइन में समराइज करके लिखना है। एंड मेन पॉइंट उसमें आप लिखना जो आप उसमें समझे हो, एंड द मेन क्वेश्चन जो
आपको पूछा गया है, तो दैट थिंग यू हैव टू राइट मैक्सिमम 2 और 3 लाइन्स, दैट्स इट। जो मेन पॉइंट उन्होंने पूछा है वो आपके फैक्ट्स के समरी में होना चाहिए। देन फाइनली द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपने अगर परफेक्टली आता है तो ही लिखना है, नहीं आता है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप मत लिखो, बिकॉज इससे आप जज हो जाओगे कि यू नो द फैक्ट्स, यू नो द प्रोविजंस बट यू डोंट नो द एप्लीकेशन, राइट। तो इससे आप जज हो जाओगे, तो बेटर है हम लिखे ही नहीं। हो सकता है एग्जामिनर को ये लगे कि शायद इसका स्किप हो गया, रेदर देन उसको ये लगे कि आपका जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है वो इतना ज़्यादा बेकार है, राइट। एज अ कंपनी सेक्रेटरी है ना बेटा, वी आर नॉलेज का भंडार, अपने अंदर बहुत सारी नॉलेज है, बट व्हेन क्लाइंट विल कम टू यू, राइट, जब क्लाइंट आपके पास आएगा एंड वो अपनी एक सिचुएशन बताएगा, प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन बताएगा, तो आपका जो इतना सारा नॉलेज है ना वो आपको उस सिचुएशन पे अप्लाई करना है ना, कौन से नॉलेज का कौन सा हिस्सा उस सिचुएशन पे अप्लाई होगा और उसको अप्लाई करने के बाद आपका क्या कंक्लूजन होगा वो यहाँ पर टेस्ट हो जाता है। तो इफ़ यू आर श्योर then only write the conclusion. If you are not sure then just skip it. I'll just recommend that. conclusion में आपका application कि आप concept को कितना समझे हैं वो टेस्ट होता है। provision लिखा, उसको आपने facts पे apply करके क्या conclude किया, ये टेस्ट आपका conclusion हो जाएगा। then if you know the penalty you can write down the penalty as if you are sure। गलत penalties मत लिख के आना प्लीज़। penalty अगर आप एकदम confident हो तो ही आप लिख कर और उसको बॉक्स में लिख के और एकदम अच्छे से दिखना चाहिए कि आपने लिखा है, दैट्स इट। ऐसा नहीं वो भीड़ में खोजो और एग्जामिनर की उस पर नज़र भी ना जाए, तो ऐसे नहीं करना है ना। ये जो फ्लो ऑफ आंसर मैंने आपको बताया, इसमें जो हेड पॉइंट्स है ये आपने लिख के नहीं आए हैं। इंट्रोडक्शन, सेक्शन, नंबर, प्रोविजंस, ऐसे करके हेडिंग्स नहीं डालना है। दिस शुड बी द फ्लो ऑफ आंसर जो आपके माइंड में होने चाहिए। हाँ, फैक्ट्स की हेडिंग आप लिख सकते हो एंड कंक्लूजन की हेडिंग आप लिख सकते हो, बाकी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप हेडिंग्स लिख के आओ। ये दिस इज़ जस्ट अ फ्लो ऑफ आंसर जो आपके माइंड में रहना चाहिए। तो आई थिंक इस तरीके से आप लिखोगे तो आपके जो केस लॉज है वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा हटके लगेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो कि पेपर छूट रहा है या मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, यू आर इन अ वेरी हरी, तो यू कैन जस्ट राइट दी प्रोविजंस एंड दी कंक्लूजन, ठीक है। फिर फैक्ट्स वगैरह मत लिखो। अगर ऐसा है कि पेपर छूट ही रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने बाकी और सारे केस लॉज ही हैं, तो प्रोविजन लिखो एंड कंक्लूजन लिखो, इनको प्रायोरिटी देना, बिकॉज फैक्ट्स तो क्वेश्चन वाली हैं, तो ठीक है। बट बेसिकली ये रिकमेंडेड है कि द फ्लो ऑफ आंसर, अगर आप इन 7 पॉइंट्स में अपना आंसर को कवर करोगे तो आपका आंसर एकदम मस्त होने वाला है और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा 5 दे के ही जाएगा, नथिंग लेस देन दैट, ठीक है। बस हेड पॉइंट्स मत लिखना, फ्लो माइंड में रखना। Then the next type of question which I have bifurcated here is DDQs, that is disguised direct questions। मैम disguised direct questions क्या होते हैं? कई बार क्या होता है ना बेटा, वो आपको एक बड़ी सी केस स्टडी दे देंगे, उसके नीचे आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन में होता है, बड़ी सी केस स्टडी दे दी, 4-5 क्वेश्चंस दे दिए। नाउ बच्चा क्या करता है, शांति से पूरी केस स्टडी पढ़ता है, देन 4-5 क्वेश्चन जो पढ़ता है वो समझ में आता है, अरे यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। तो आपने ऐसा नहीं करना। और चलो वो केस से रिलेटेड भी है अगर कोई चीज़, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो उसका आंसर तो आपको स्ट्राइक नहीं होगा, बिकॉज आपने जो केस स्टडी अभी रीड किया है वो रैंडमली रीड किया है, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब ऐसी सिचुएशन हो कि बड़ा सा केस है, नीचे 5 क्वेश्चंस है, सबसे पहले देखो उन्होंने पूछा क्या है, पहले क्वेश्चंस रीड करो, देन उस इंटेंट से यू रीड द केस स्टडी जो आपको दी गई है। उस इंटेंशन से पहले क्वेश्चन रीड करोगे, फिर आंसर ढूंढने के इंटेंशन से अगर आप केस स्टडी रीड करोगे तो इससे आपका जो आंसर है वो और भी बेहतर होगा और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। वरना आप केस पूरा पढ़ोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, देन अगेन केस पढ़ोगे। सो डोंट डू सच थिंग्स, बिकॉज इतना टाइम नहीं है जो हम वेस्ट करें, बिकॉज 3 आवर्स ही है, कोई अपने पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है टू राइट द आंसर, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो, और ये सारा काम प्लीज़ है ना उन 15 मिनट्स में ही कर लेना, बिकॉज 3 घंटा आपको एटलीस्ट राइटिंग पूरा 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, तो 3 घंटा आपको लगेगा, ठीक है। तो ये सारा टाइम पास उन 3 आवर्स में नहीं होना चाहिए, 15 मिनट्स में करके ख़त्म कर देना, राइट। तो यू जस्ट आइडेंटिफाई कि जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो, एक ग्लांस ले लो केस स्टडी का, और अगर आपको लगे कि नहीं केस रिलेटेड भी बातें पूछी हैं तो ओके, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, देन उस इंटेंट से, उस इंटेंशन से यू रीड द केस स्टडी, सॉरी। तो इससे आपको
क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो फटाफट मिलेंगे और एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो या इन दिस वे यू कैन हैंडल दीज डिस्गाइज्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस. नाउ द फोर्थ टाइप इज डिस्टिंग्विश बिटवीन. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं. लाइक अगर आपको पूछा व्हाट इज द राइट डाउन द डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. नाउ दीज आर टू कंसेप्ट, दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो एज सच इसमें कोई टी फॉर्मेट नहीं बन सकता, तो ज़बरदस्ती इनको टी फॉर्मेट में आप बिठाने की कोशिश मत करो. आप पहले शेल्फ प्रोस्पेक्टस लिख सकते हैं, देन यू कैन राइट डाउन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. बट येस, यही आपको पूछ लिया डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट? तो इसमें आप टी फॉर्मेट में अच्छे खासे 3-4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स आराम से आप लिख सकते हो. तो जो क्लियरली डिस्टिंग्विश हो पा रहे हैं उनको टी फॉर्मेट में लिखो, और जो क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे, कई बार वो दो कंसेप्ट्स दे देते हो और लिखते हैं राइट डाउन द डिस्टिंग्विश. तो दो कंसेप्ट्स दिए हैं तो उनको ज़बरदस्ती टी फॉर्मेट में बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आप एज अ कंसेप्ट भी लिख सकते हो. बोथ द वेज आर एक्सेप्टेबल बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है? नाउ द लास्ट वन इज ड्राफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ कई बार ऐसा होता है, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन और एंड में लिख देंगे कि ड्राफ्ट अ नोट ऑन सो एंड सो. लाइक इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल, तो ड्राफ्ट अ नोट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. अगर ऐसा आपको पूछ रहा है, ड्राफ्ट अ नोट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स. अब बायबैक के प्रोविजंस आपने पढ़े हैं, सेक्शन 68 आपको आता है, ठीक है? आपको प्रोविजंस आते हैं. तो अब आपको है ना सिंपल ऐसे आंसर नहीं लिखना है, लिखना आपको सेक्शन 68 ही है, लिखना आपको प्रोविजंस ही है, बट द वे ऑफ राइटिंग, सिंस उन्होंने ड्राफ्ट अ नोट बोला है, तो वे ऑफ राइटिंग यहाँ पे हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. तो मैम कैसे लिखने का? सबसे पहले है ना, राइट में आप डेट लिख देना, डेट डैश. ऐसे नहीं आज का डेट लिख के आ जाओ, नो, आपको कोई डेट फिल नहीं करना है, सिर्फ ड्राफ्ट बनाना है. तो राइट में राइट साइड में डेट लिखो और डैश कर दो. फिर कम टू द लेफ्ट साइड, टू कॉमा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमा सो एंड सो कंपनी. मैम कंपनी का नाम चिंग टपाक डम डम कंपनी लिख दिया, या धूम धड़क का कंपनी. अपने मन से कंपनी का नाम नहीं लिखना है. अगर क्वेश्चन में कंपनी का नाम मेंशन है तो लिखो, और नहीं मेंशनड है तो यू कैन इधर यूज़ ABC और XYZ, दैट्स इट. इसके अलावा कोई भी आपको अपने मन से कंपनी का नाम नहीं लिखना है, ठीक है? तो टू, फिर कॉमा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमा सपोज ABC कंपनी, दैट्स इट. देन मिडल में आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको कोलन करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप क्या लिखोगे? अ नोट इन कंप्लायंस और द नोट रिलेटिंग टू कंप्लायंस ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, राइट? सो अ नोट रिलेटिंग टू कंप्लायंस ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, एंड देन आपको आपका जो प्रोविजंस है बायबैक के रिलेटेड वो लिखना है. सो बस आपका अपर बॉडी जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्राफ्टिंग में चेंज करना पड़ेगा. पहले हमने डेट लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो एंड सो कंपनी, सब्जेक्ट मैटर लिख दिया, एंड देन हमने अपने जो पॉइंटर्स है, जो अपना प्रोविजन जो हम घर से पढ़ के आए हैं वो हमको लिखना है. मैम एंड कैसे करना है? तो राइट साइड में ही आपने लिख लेना है डैश, फिर ब्रैकेट में राइट डाउन साइंड, एंड नीचे लिख दो कंपनी सेक्रेटरी, डैश साइंड इन द ब्रैकेट, एंड देन नीचे कंपनी सेक्रेटरी. वहाँ पे अपना साइन करके नहीं आना है, सिर्फ आपको साइन लिखना है, वहाँ पे अपना साइन करके नहीं आना है, ठीक है? सो दिस इज़ अ ड्राफ्टिंग बेस्ड क्वेश्चन. इस तरीके से आप कोई नोट वगैरह जो है वो हैंडल कर सकते हो. मीन्स जो प्रोविजंस आपने पढ़े हैं वही प्रोविजंस लिखना है, बस ऊपर थोड़ा बहुत आपने लिखना ऐड करना पड़ेगा, नीचे बस थोड़ा सा वो कंपनी सेक्रेटरी साइन ये सब ऐड करना पड़ेगा. और ओवरऑल जो आपने लिखा है, डेट से लगाकर साइन तक, ओवरऑल जो लिखा है उसको हो सके तो पूरा एक बॉक्स में लिख देना, पेंसिल से बॉक्स बना देना, हो सके तो उसको एक बॉक्स में डाल देना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा. सो इन दिस वे यू कैन जस्ट स्कोर फुल 5 आउट ऑफ 5, या जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पूरे नंबर मिलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा. सो इन दिस वे यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो स्टेप नंबर 1 तो अपना था आइडेंटिफाई दी क्वेश्चंस. सो द स्टेप नंबर 2 इज़ 10 ब्राउनी टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो फर्स्ट वन इज़ बेस्ट आंसर शुड बी ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस ऑफ योर आंसर शीट. डेफिनेटली यस. बच्चे क्या करते हैं, जो उनको बेस्ट क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, उससे वो स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट एंड में वो 2 लाइन का 3 लाइन का आंसर होता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स टू द एग्जामिनर कि या तो इस बच्चे का पेपर छूट गया है या इसको ये चीज़ आती नहीं थी, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. आपको फर्स्ट में भी अपना बेस्ट आंसर प्रेजेंट करना है और लास्ट में भी आपको अपना बेस्ट आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है? मिडल में ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें फटाफट लिखते हैं, बिकॉज करनी पड़ती है, बिकॉज अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स पेपर इज़ द
प्रायोरिटी, बट इतना एटलीस्ट मेक श्योर कर लेना कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो सुपर डुपर बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओनली बॉल पॉइंट पेन इज अलाउड। येस, ऐसा नहीं आप ब्लू पेन से लिख रहे हो, फिर जो पेनल्टीज वगैरह आप अचानक से ब्लैक पेन से लिखने लग गए, सो यू कांट चेंज द कलर ऑफ द पेन वाइल यू आर राइटिंग योर एग्जाम। या तो आप पूरा ब्लैक से लिखो या आप पूरा ब्लू से लिखो। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर बेटर प्रेजेंटेशन टू राइट फ्रॉम अ ब्लू बॉल पॉइंट पेन। अच्छा, जेल पेन्स और पायलट पेन्स आर नॉट अलाउड, आप सिर्फ बॉल पेन से ही लिख सकते हो, इतना आपको पता होगा। एंड आपने क्या करना है, एक ही पेन से पूरा लिखना है। मैम हाईलाइट किससे करना है? हाईलाइट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पेंसिल से करो, बाकी आप जिस कलर पेन से लिख रहे हो उस कलर पेन से भी आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो, बट वो उतना ज़्यादा नीट नहीं लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे वैसे प्रेजेंटेशन जो है करते जाओ। अरे प्रेजेंटेशन में है ही क्या, खाली सेक्शन नंबर्स वगैरह अंडरलाइन करने हैं, पेनल्टीज़ को बॉक्स में डालना है। ऐसा कोई नोट वगैरह आया तो यू कैन जस्ट मेक अ बॉक्स, तो उसी वक्त करते रहो। एंड पे चीज़ें मत रखना, बिकॉज एंड वो कभी आता नहीं है, ठीक है। सो बी प्रेजेंटेबल व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि यूज़ अ पेंसिल फॉर हाईलाइटिंग योर कीवर्ड्स, एंड डिफरेंट कलर पेन तो गलती से भी यूज़ मत करना, ठीक है। ओके, सो द प्राइमरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अटेम्प्ट द फुल 100 मार्क्स का पेपर। अरे बाप रे, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज आई नो फॉर द स्टूडेंट्स जिसको पूरा पेपर आता है। अब इसी जिन बच्चों को है ना पेपर आता ही नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एग्ज़ाम लिखते टाइम हेड डाउन करके सोए रहेंगे, या मतलब यहाँ वहाँ देखते रहेंगे यार कि कोई तो उनकी तरफ देख ले, कोई तो कुछ इशारा कर दे। बट चैलेंज उस बच्चे के लिए है जिसको पूरा 100 मार्क का पेपर आता है, उसको सबसे ज़्यादा टेंशन आती है यार मुझे पूरा आता है, नाउ द चैलेंज इज टू कंप्लीट द 100 मार्क्स पेपर्स इन दैट 3 आवर्स। तो उसके लिए यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट आंसर इटसेल्फ। मैंने अपने कॉर्पोरेट फंडिंग वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं, बिकॉज वो मैंने खुद फॉलो की थी, एंड विच हेल्प मी टू स्कोर 90 मार्क्स इन कॉर्पोरेट फंडिंग इन अ थ्योरी सब्जेक्ट। येस, सो आपने क्या करना है, एक सब क्वेश्चन के लिए आई हैव कैलकुलेटेड कि मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स आपके पास होते हैं। एक सब क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। सो हैव टू मेंटेन योर स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट आंसर इटसेल्फ। अगर ऐसे करोगे ना तो ट्रस्ट मी आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, एंड आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, पक्का। देन फोर्थ पॉइंट इज़ राइट योर सीट नंबर्स प्रॉपरली। येस, कई बार हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं एंड वी आर इन अ पैनिक मोड, तो वो सीट नंबर्स हम गलती कर देते हैं। तो मेक श्योर करना है एग्ज़ाम से पहले आप एकदम काम रहो, एकदम शांत रहो, एकदम कॉन्फिडेंट फील करो यार खुद पे, एंड अपने एफर्ट्स को जस्टिस देकर आना, ठीक है। ऐसे नहीं कि 3-4 महीना पढ़ाई की और 3 घंटे में सारा पानी फेर दिया, तो वो मत करना। सो इफ़ यू विल बी काम, यू विल बी प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप रखोगे तो ये सिले मिस्टेक्स तो आपसे नहीं होगी। येस, आई नो दैट। कैरी कैलकुलेटर इवन इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। यस बेटा, अरे कैलकुलेटर में कितना भार होता है बताओ, कितना बोझा होता है, इतना हल्का फुल्का सा कैलकुलेटर होता है, प्लीज़ उसको कैरी करो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है, इवन इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। लाइक अगर कंपनी लॉ में हो सकता है बायबैक रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या एनीथिंग दे कैन आस्क बाबा। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। कैरी अ कैलकुलेटर इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। Then, sixth one, the format of answer writing should be followed. Don't try to unnecessarily fit and be flexible with your answers. मैम इसका क्या मतलब है? कई बार क्या होता है ना बेटा, आपके पेपर में दे विल गिव यू वन केस स्टडी, वन बड़ा सा केस स्टडी आपको दिया रहेगा, और उसी के ऊपर आपको नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, 1, 2 and 3। पहले एक केस स्टडी दे दिया, उसी के रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछ लिए, 1, 2 and 3। अब ये जो 3 क्वेश्चंस पूछे हैं इसको मैं 2 सिनेरियोज में डिवाइड करती हूँ। सिनेरियो नंबर 1, ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना इनका आंसर अलग अलग सेक्शंस में है। 3 क्वेश्चंस का आपका 3 डिफरेंट आंसर्स बनेगा, बिकॉज इनके 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो आप लिखोगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 उसका प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर 2 प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन, क्वेश्चन 3 प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन, खत्म, ठीक है। बिकॉज ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो 3 अलग अलग सेक्शंस में से पूछे गए थे। फैक्ट सेम थे बट सेक्शन एप्लीकेशन अलग था।
नाउ सिनेरियो नंबर 2, अगर व्हाट इफ अगर ये तीनों क्वेश्चंस आपको सेम ही सेक्शन से पूछे गए हैं, तो क्या प्रोविजन में आप बार बार वो सेम सेक्शन लिखोगे? द आंसर इज नो. सो इन दिस केस व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ द आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द प्रोविजन, बिकॉज तीनों क्वेश्चन का सेम ही सेक्शन है तो प्रोविजन तो सेम है, तो फर्स्ट आपने लिख लेना है प्रोविजन, देन आपने लिख लेना है फैक्ट्स, बिकॉज फैक्ट्स भी आपको गिवन फैक्ट्स है वो सेम है, राइट? तो प्रोविजन एक लिख लिया, फिर आपने फैक्ट्स लिख लिया, उसके बाद आप कंक्लूजन लिखो. कंक्लूजन में आप तीनों सब क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करो. कंक्लूजन, फिर उस कंक्लूजन को अंडरलाइन करो, फिर सब क्वेश्चन 1 का आंसर, सब क्वेश्चन 2 का, सब क्वेश्चन 3 का. सो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन लाइट ऑफ द अबाउ प्रोविजंस एंड अप्लाइंग द फैक्ट्स ऑफ द केस इट इज़ hereby concluded that, राइट? तो इस तरीके से आप कंक्लूजन तीनों का अलग अलग होगा तो तीनों का अलग अलग ड्रॉ कर सकते हो. तो अगर 3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ 3 डिफरेंट सेक्शंस, तो तीनों का आपने प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन अलग अलग लिखना है. इफ़ द 3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड to the same sections, don't start answering to any question. सबसे पहले write down the provision because same section है, then write down the facts, then conclusion में आप 1, 2, 3 तीनों को आंसर करोगे, ठीक है? एंड जो आपका मेन आंसर है उसको आपने हाईलाइट करना है. दैट्स इट. देन आपका है फोकस ऑन प्रोविजन एंड कंक्लूजन. या मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर आपका पेपर छूट रहा है या ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी और टाइम हाफ एन आवर ही है या 45 मिनट्स ही है, तो इन सच अ केस यू कैन जस्ट राइट द प्रोविजन एंड द कंक्लूजन. फिर फैक्ट्स वगैरह मत लिखने जाना, बिकॉज इनके बेस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, प्रोविजन एंड कंक्लूजन, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ जो आप घर से पढ़ के आए हो और जो आपने अप्लाई करके अपना दिमाग यूज़ किया है. सो येस, तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आपका पेपर इन द वर्स्ट सिनेरियो छूट रहा है तो. देन 8th वन इज़ यूज़ कीवर्ड्स. एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मॉड्यूल लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी. डेफिनेटली येस, बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा है बेटा, तो आई कांट एक्सपेक्ट कि आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद रहे. तो जो कीवर्ड्स हैं आप खाली वो लिखेंगे तो भी चलेगा, एकदम से लेमैन लैंग्वेज में मत लिखना. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं. तो इसके लिए मैं जल्द से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना, उससे आपको हेल्प होगा दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, राइट? एग्जैक्ट इज़ द एंड ये सब अगर मॉड्यूल एग्जैक्ट लैंग्वेज के पीछे भागने की कोशिश मत करना. अगर आपके आंसर में कीवर्ड्स है, सेक्शन नंबर्स है, देन टू यू आर गुड टू गो. देन 9th वन इज अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स विद द पेंसिल. मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाईलाइटिंग आपको पेंसिल से ही करना है. मेक फ्लो चार्ट्स. सो अगर आपको सपोज को प्रोसेस पूछा है, लाइक इन कॉर्पोरेट फंडिंग आई हैड बीन आस्क्ड द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो उसके अंदर जो प्रोसेस था, उसके जो पॉइंटर्स थे, उसको मैंने एज अ फ्लो चार्ट लिखा था, लाइक ऐसे किया, फिर एरो एज अ फ्लो चार्ट लिखा था. बट मेक श्योर यू डोंट ओवर डू इट. कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ये एरो जिस साइज़ का है उसी साइज़ का दूसरा एरो होना चाहिए. नहीं, आपको फटाफट करना है. एंड मेक श्योर करना कि पूरा पेपर आपने फ्लो चार्ट से नहीं भरा हो. अगर कोई प्रोसेस पूछा है तो ही आपको फ्लो चार्ट फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, राइट? बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन टिप विच आई कैन गिव यू. अगर कोई प्रोसेस पूछा है तो ही करना, डोंट ओवर डू एनीथिंग, ठीक है? ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो. देन द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज कोट सेक्शन नंबर्स एंड केस रेफरेंसेस करेक्टली. अवॉइड इफ़ यू आर अनश्योर. अगर आपको केस रेफरेंसेज या सेक्शन नंबर्स या पेनल्टीज ये सब है ना बेटा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं. तो अगर आपको आता है, आप 100% श्योर हो, आप इतने अच्छे से पढ़ाई करके आए हो, तो ही आप इनको कोट करना. गलत कोट मत करना, बिकॉज इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर. सो येस, दैट्स इट. सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अपने एग्ज़ाम राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं. आई नो बेटा, आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर ली है. नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जीक्यूशन. इट्स टाइम फॉर सम ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास नहीं थे. आपके पास गाजर का हलवा तो था, बट वो कुछ ब्राउनी पॉइंट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो मैंने आपको दे दिए हैं. तो आई होप आप इनका अच्छे से इस्तेमाल करोगे एंड इस अटेम्प्ट में आप 100% पास होगे बाय फॉलोइंग ऑल दीज टिप्स, राइट? सो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल. अगर आपको हेल्प हुआ है इस वीडियो से थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. जो CS एस्पिरेंट्स है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करना. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.